चलो न, इस टॉपिक पे आओ फिर। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और क्या, रिटर्न बेसिस। ये बहुत इजी है वैसे, कुछ खास इसमें करने जैसा नहीं है। तो क्या होता है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस? मीनिंग हमने पढ़ा था, याद है कि भूल गए? देखो मैं पढ़ लेता हूं एक बार ऐसे याद देने के लिए। व्हेन वन पर्सन सेंड गुड्स टू अनदर पर्सन विद अ कंडीशन दैट द रिसिपिएंट ऑफ अ गुड, मतलब जिसको माल मिल रहा है, हैज एन ऑप्शन आइदर टू एक्सेप्ट द गुड्स और रिटर्न द गुड्स विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, इट इज कॉल्ड द सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। और कौन सा बेसिस? रिटर्न बेसिस। जब बेचने वाला इस कंडीशन के साथ माल बेचता है कि सामने वाला चाहे तो उसको रख सकता, चाहे तो क्या कर सकता है, रिटर्न, एक दिए हुए तारीख के बीच में। हमने आगे क्या लिखा? जनरली व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस द सेंडर ऑफ अ गुड स्पेसिफाई दो कंडीशन। क्या करता है? आइदर एक्सेप्ट ऑफ द गुड्स टिल और बिफोर द पर्टिकुलर डेट, टिल पर्टिकुलर डेट और बिफोर पर्टिकुलर डेट। चलेगा? आपको बोला कि 30 तारीख से पहले बताओ, तो आप 15 को भी बता सकते हैं ना कि लेना है या वापस करना है। और रिटर्न द गुड्स टिल और बिफोर द पर्टिकुलर डेट, या तो आपको नहीं रखना है तो उसके पहले वापस दिया तो भी चलता, या जो तारीख है उस पर भी वापस दिया तो चलता। जनरली नो एंट्री इज पास एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द गुड्स ऑन अप्रूवल एट द टाइम और एट द टाइम ऑफ गुड्स वेर रिटर्न। हाउएवर व्हेन द टाइम गिवन of a recipient of good is over and he has neither returned the goods nor communicated his acceptance, is assumed to be the goods are accepted and entry for sale is passed in the books of a account of a sender. एंट्री कब पास करता है फिर सेंडर? जब माल भेजता है तब, कि जब सामने वाला बताता है तब? बताता है तब। और नहीं बताया और टाइम खत्म हो गया तो भी हम क्या मानेंगे? सेल हो गया। यहां तक क्लैरिटी है? In another case, when recipient of good conveys his acceptance before the time given, sale is supposed to be concluded and entry is passed for sales. ये केस स्टडी थी। राम इज अ डीलर ऑफ क्या? बल्दीराम चीज। He sent 100 packets of 10 each to सुरेश on approval or return on 1st March 2021। तारीख यही लिखी है क्या आपने? With a condition to approve on or return before, कौन सा तारीख लिखा था आपने? नहीं, उसको 15 अप्रैल कर दो, उसको काट के क्या कर दो, 15 अप्रैल कर दो। राम के लिए कॉस्ट कितनी थी पर पैकेट की? नहीं, भेजा 10 इंच में, कॉस्ट है क्या? वो नीचे एक लाइन और लिख लो, कॉस्ट टू राम इज ₹9 पर पैकेट। राम को 9 में पड़ा वो, राम को कितने में पड़ा वो? 9 रुपए। तो केस क्या है मैं बता देता एक बार फिर से। राम ने सुरेश को कितने पैकेट भेजे? 100 पैकेट। कितने रुपए के हिसाब से? 10 के। कौन सी तारीख को? 1 मार्च को। सुरेश को क्या करना है? 15 तक या तो अप्रूव करना है या तो क्या करना है? अरे बोलो ना, रिटर्न करना है। राम ने ये पैकेट कितने में खरीदा था? 9। क्यों 9 रुपीज दिए पता है? अगर बीच में 31 मार्च आ गया तो ये सेल तो हुआ नहीं है। ये स्टॉक और इसकी प्रॉपर्टी, इसका ओनर राम है कि सुरेश है? राम है। तो 31 मार्च को ये क्लोजिंग स्टॉक राम दिखाएगा कि सुरेश दिखाएगा? राम दिखाएगा। तो कौन से रेट में दिखाएगा? 9 में। और सेल दिखाना रहा तो कौन से रेट में दिखाएगा? 10। पहला क्वेश्चन है, व्हाट एंट्री राम शुड पास ऑन 1 मार्च 2021? क्या है लिखा? क्या इसका जवाब आपने क्या लिखा? नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास ऑन 1 मार्च बिकॉज व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस इट इज नॉट द एक्चुअल सेल एंड ऑल्सो राम हैज नो राइट टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम सुरेश। तो फिर सुरेश को डेबिट करके मतलब नहीं और राम को सेल को क्रेडिट करके भी मतलब नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में सेल है ही नहीं। अब भाई किसी व्यक्ति को डेबिट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अधिकार मिला है, राइट मिला है कि आप उससे क्या ले सको, पैसा। बोलो मुझे, आपको मिला हुआ अधिकार, आपका रिसीवेबल, आपका राइट, आपका एसेट है कि नहीं है? है ना? अगर मुझे आपसे पूरी फीस लेने का अधिकार है तो आप मुझे स्टूडेंट कम असेट ज्यादा नजर आते हो। तो मैं देखता हूं कि अरे वाह, दुकान खुल गई मेरी, 30 असेट आ गए मेरे, 15 असेट आ गए मेरे, 2 असेट भाग गए मेरे। इट डिपेंड्स क्यों मैं आपको असेट ट्रीट करता हूँ। बिकॉज मुझे अधिकार है। अगर मैंने आपसे आपको पढ़ाया है तो आपसे पैसे लेने का क्या है? अधिकार। अरे है कि नहीं है? अब आपका एक एक इंस्टॉलमेंट आपने दे दिया 20-20 हजार का, अगले महीने सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है आपका, जैसे फरवरी लगेगा आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट और आपको फाइनल इंस्टॉलमेंट देना है। आओ दूसरा, शुड राम मेंटेन एनी रिकॉर्ड ऑफ गुड सेंट ऑन अप्रूवल? हाँ कि ना? अरे भाई भले वो एंट्री पास नहीं कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, पर क्या उसको कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए क्या? हाँ। क्या मेंटेन कर सकता है वो उसके लिए?
गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल रजिस्टर। क्या लिखेगा इसमें? नाम लिखेगा, तारीख लिखेगा, कौन से तारीख को कितना माल दिया। अरे हाँ कि ना? फिर अगला क्वेश्चन है, सपोज ऑन 15 मार्च, ये लिखा है क्या आपकी बुक में? लिखा है क्या? सपोज ऑन 15 मार्च सुरेश ने 40 पैकेट रिटर्न कर लिए, क्या एंट्री पास करोगे? नो एंट्री, क्योंकि जब सेल किया था, सेल तो किया ही नहीं था, गुड्स बेचे थे, सिर्फ बेचे भी नहीं थे, भेजे थे। अरे गुड्स को भेजना और गुड्स को बेचना, इसमें फर्क है कि नहीं? यहां बेच रहे कि भेज रहे? भेज रहे। बेचेंगे तो एंट्री पास करेंगे, भेजेंगे तो एंट्री पास नहीं करेंगे, सिर्फ क्या मेंटेन करेंगे? रिकॉर्ड और रजिस्टर मेंटेन करेंगे। तो 3 तारीख को अगर सुरेश ने 40 पैकेट रिटर्न किए तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे, पर उसकी एंट्री कहां करेंगे? रजिस्टर। अरे हाँ कि ना? ये लिखा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन है, सपोज ऑन ईयर एंड, लिखोगे आप 4th नंबर का क्वेश्चन। उसी केस में अगला क्वेश्चन लिखो। ऑल है क्या? ऑल पैकेट रिटर्न किया तो भी एंट्री नहीं करोगे, और 40 किया तो भी एंट्री नहीं करोगे। एक क्वेश्चन आगे लिखो, चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आता इस पे। आया तो एक आधा मेमोरेंडम अकाउंट बनाने को बोलते हैं, एक आधा ट्रू फॉल्स या कोई प्रोसेस का क्वेश्चन, 3 मार्क के ऊपर सवाल इस पे आता नहीं। पर ये 3 मार्क बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस पे 12 मार्क का क्वेश्चन आता, 10 मार्क का आता, उसमें गलतियां होती, तो इसमें के 3 अपने को चुननी है। लिखो, सपोज ऑन ईयर एंड ऑन 31st March 21, सुरेश नाइदर रिटर्न द गुड्स नॉर कन्वे हिज एक्सेप्टेंस। द गुड्स, द 60 पैकेट्स लिख लो ना गुड्स के जगह पर। 60 पैकेट्स आर स्टिल विथ सुरेश, व्हाट राम शुड डू, बताओ। आप ये क्वेश्चन को 60 कर लो ना, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर एक नया केस है, सपोज लिखा है ना, सपोज ऑन द ईयर एंड दैट इज ऑन 31st March, सुरेश नाइदर रिटर्न द गुड्स नॉर कन्वे हिज एक्सेप्टेंस, 60 पैकेट्स आर स्टिल विथ सुरेश, व्हाट शुड राम डू, राम को क्या करना चाहिए? बोलो, माल भेजा था तो एंट्री की थी क्या? नहीं। अगर उसमें से पूरा या थोड़ा भी माल वापस आया था तो एंट्री की थी क्या? नहीं। मान के चलो थोड़ा माल वापस आया और थोड़ा माल अभी भी उसके पास क्या है? बचा हुआ है, तो राम ने क्या करना चाहिए? ये सवाल आप बताओ लॉजिकली। ये सेल है क्या? नहीं। ये जो 60 पैकेट या 70 पैकेट या 100 पैकेट मेरे थे, वो आज मेरे हाथ में नहीं है, किसके पास है? मैं राम हूं, मेरा माल किसके पास है? सुरेश के पास। पर वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो असेट किसका है? मेरा। तो किसके बुक में एज अ क्लोजिंग स्टॉक दिखना चाहिए? मेरे बुक में। तो इसका आंसर है, द गुड्स विथ कस्टमर सुरेश इज द प्रॉपर्टी ऑफ राम। जो माल मेरा है, मैं राम हूं, मेरा माल सुरेश के पास है। हेंस इन दिस केस Ram should show the cost of 60 packet at rupees 9 per unit as a closing stock in his book by passing the following entry. अब बोलो, अपना खुद का क्लोजिंग स्टॉक है तो एंट्री क्या पास करते? अरे बोलो ना, खुद का क्लोजिंग स्टॉक है तो एंट्री क्या पास करते? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। अब यहां पे भी क्लोजिंग स्टॉक को ही डेबिट और ट्रेडिंग को ही क्रेडिट करेंगे, पर उसको नाम थोड़ा सा अच्छा देंगे। क्या नाम देंगे? क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर। अरे हाँ कि ना? या क्लोजिंग स्टॉक विथ सुरेश, या ऐसा भी बोल सकते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल अकाउंट को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। बस फिर इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। इस चैप्टर में एक ही लेसन आपको दिखाया गया है कि जब गुड्स बेचे जाए अप्रूवल पे तो उसकी क्या पास मत करो? एंट्री। वो माल रिटर्न भी आए तो क्या पास मत करो? एंट्री। सिर्फ उसका क्या मेंटेन करो? रिकॉर्ड। और ईयर एंड में ऐसा जितना भी माल है आपका जो आपने बेचा नहीं है पर आपके पास नहीं है, आपके कस्टमर के पास है, उसकी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री किसके बुक में दिखाओ? आपकी बुक में। और सेलिंग प्राइस पे कि कॉस्ट पे? कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस पे वैल्यू किया जाना चाहिए? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लेस।
पुढे चला, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। सपोज ऑन 10th अप्रैल सुरेश कन्वेज हिज एक्सेप्टेंस ऑफ 60 यूनिट्स, व्हाट शुड राम डू? अब अगले साल में 10 अप्रैल में सुरेश ने बोल दिया कि मैं 60 यूनिट क्या कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। सुरेश ने क्या, राम ने क्या करना चाहिए? बोलो ना। राम शुड पास दी एंट्री फॉर सेल। राम ने अब सेल की क्या पास करनी चाहिए? एंट्री पास करनी चाहिए। क्या एंट्री पास करेगा बोलो? सुरेश अकाउंट को डेबिट। एक कितना रे? 60 इंटू 10, कितने रुपए का सेल हुआ फिर? 600 का। टू सेल्स अकाउंट 600। नरेशन में क्या लिखेगा ये? बीइंग एक्सेप्टेंस फ्रॉम सुरेश रिसीव। अब एक काम करो ना, 60 के जगह पे 50 यूनिट कर डालते हैं, 500 की एंट्री करो। 10 तारीख को तो उसने बोल दिया कि मैंने 50 यूनिट रख लिए, तो आप कितने यूनिट की सेल की एंट्री पास करोगे? 50। 100 भेजे थे, मान के चलो कि बीच में उसने 40 क्या कर दिए वापिस। 60 31 मार्च को हमने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, अरे हाँ कि ना? फिर उसमें से 10 अप्रैल को उसने बोला कि मैंने कितने यूनिट एक्सेप्ट कर लिए? 50। तो हम सेल भी कितने का करेंगे? 50 का। और इस केस का लास्ट क्वेश्चन है, ऑन 15 मार्च लास्ट डेट, सॉरी 15 मार्च नहीं, क्या अप्रैल, 10 units are still lying with सुरेश। 10 यूनिट अभी भी सुरेश के पास है। दिस इज लास्ट डे एज पर कंडीशन, लास्ट डे टू रिटर्न द गुड्स एज पर कंडीशन। सुरेश नेदर रिटर्न द गुड्स nor convey his acceptance। What should राम do? बोलो। आखिरी दिन आ गया, अभी भी हमारे 10 पैकेट किसके पास है? सुरेश के पास। ये आखिरी दिन था माल वापस करने का। सुरेश ने ना तो माल वापस किया, ना तो बोला कि मैंने माल रखा है कि नहीं रखा। राम को क्या करना चाहिए? सेल ट्रीट करना चाहिए। लिखो आंसर, राम शुड ट्रीट it as sale of 10 units। राम को इसको 10 यूनिट का क्या ट्रीट करना चाहिए? सेल ट्रीट करना चाहिए। एंड शुड पास द फॉलोइंग एंट्री। वही एंट्री पास करेगा, सुरेश को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। 10 इंटू 10 कितने रुपए की एंट्री पास करेगा? 100 रुपए की। नरेशन में क्या लिखेगा? बीइंग बैलेंस स्टॉक विथ सुरेश treated as sale on expiry of time given। जो टाइम दिया था वो एक्सपायर हो गया, और इस वजह से जो माल सुरेश के पास पड़ा है उसको हम क्या ट्रीट कर रहे हैं? सेल ट्रीट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। माल भेजो तो क्या पास मत करो? एंट्री। माल वापस भी आए तो क्या पास मत करो? एंट्री। एंट्री कब पास करो? या तो सामने वाले ने बोला कि मैंने गुड्स को क्या कर लिया है?
एक्सेप्ट। या तो एंट्री तब पास करो जब समय भी एक्सपायर हो जाए और सामने वाला एक्सेप्ट भी नहीं करता और रिटर्न भी नहीं करता, क्योंकि कंडीशन ही वही थी कि 15 से पहले बता। नहीं बताया तो 15 को ये माना जाएगा कि हमने माल तुझे बेच दिया, तूने वो माल रख लिया, हमारा सेल हो गया और तेरा क्या हो गया, परचेस हो गया। इज दैट ओके? पर अगर इन सब केस के बीच में इसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, क्वेश्चन आता है कि माल तो भेजा था अप्रूवल पे, बीच में एक समय आ गया जहां ईयर एंड हो गया, अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करना चाहिए। फिर अगर इतना सा सवाल आएगा तो 3 या 4 मार्क कैसे देगा सीए फाउंडेशन में? तो उसमें दिया जाता है कि इसकी सेलिंग प्राइस इतनी थी, इस पे प्रॉफिट इतना था, उसकी क्या निकालो, कॉस्ट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिखाना होता है, कॉस्ट पे। आओ फिर वही वैसे ही दो चार क्वेश्चन है और ये चैप्टर खत्म, इसमें कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 1 या 2 आएगा। At the end of the year, sale includes goods sent on approval and lying unsold with the customer, rupees 10,000. Goods are sold at profit of कितना परसेंट ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। अच्छा, एक केस और डाल देते, पर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, भेजते अप्रूवल पे पर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, अप्रूवल पे भेजा तो सीधी सीधी क्या पास कर देते, एंट्री किसकी, सेल की। एक केस लिखते, फिर लिखो, महेश sends goods on approval or return basis to his customers। बोलो, महेश गुड्स सेंड करता है ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस टू हिज कस्टमर, हाउएवर at the time of sending the goods he treats it as sale and passes entry in books of accounts as sale। ये शाना है महेश। महेश तो अपने कस्टमर को माल बेचता है रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस पे, पर उसकी प्रैक्टिस ऐसी है कि वो माल भेजते वक्त ही उसको क्या ट्रीट करता है, सेल ट्रीट करता है। बराबर है ना? लिखो, ऑन 20th of March he sends goods costing rupees 8,000 to Kishore for rupees at rupees 10,000 of invoice price। ये इसका मतलब समझा क्या आपको? 20 मार्च को उसने गुड्स जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 8,000, किसको भेजा, किशोर को। कितने का इनवॉइस किया, 10,000 का, एंड ट्रीटेड इट एज सेल। हाउएवर on 31st March Kishore neither returned nor convey his acceptance। What Mahesh should do? बोलो जी बोलो। तो सीधा सा केस है, महेश क्या करता है, जब माल सेंट ऑन अप्रूवल करता है तभी उसको क्या ट्रीट करता है, सेल ट्रीट करता है। 20 मार्च को मान के चलो कि एक महीने की कंडीशन पे उसने किशोर को माल भेज दिया। कितने का माल था, 8 का। कितने में भेजा, 10 में। तो एंट्री तो पास की होगी उसने, क्या एंट्री पास की होगी, किशोर अकाउंट को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। करना चाहिए था क्या, नहीं। लिखो सॉल्यूशन। द प्रैक्टिस ऑफ महेश of treating
गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल एज सेल इज रॉन्ग। पहले तो महेश की प्रैक्टिस गलत है, ऐसा उसने करना चाहिए नहीं था। हाउएवर if he has already treated it as a sale, he should do following two things on 31st मार्च। उसको दो काम करने पड़ेंगे 31st मार्च को। बोलो पहला क्या? सेल दिखाया तो क्या दिखाना पड़ेगा? सेल रिटर्न, क्योंकि सेल में क्रेडिट हो चुका है और किशोर को क्या हो चुका है? डेबिट। तो उसको तो पहले एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, किसकी? सेल के रिटर्न की, और दूसरा वो क्लोजिंग स्टॉक भी अपने स्टॉक में दिखाना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? आपने अप्रूवल पे गुड्स बेचा और एक्चुअल में उसका बिल बना के क्या पास कर दी? एंट्री। ये सेल हुआ है क्या? ये आपकी इनकम है क्या? आपको अधिकार है क्या किशोर से पैसे लेने का? नहीं। फिर भी किशोर आपके डेटर में दिख रहा है और आपका सेल बढ़ा हुआ है, तो ये गलत है कि नहीं? गलत है। तो दो एक काम करने पड़ेंगे, एक अगर सेल ट्रीट किया तो उसको सेल रिटर्न दिखाना पड़ेगा, और दूसरा वो स्टॉक उसका नहीं है, किसका है? हमारा। उसको कहां दिखाना पड़ेगा? हमारे क्लोजिंग स्टॉक में। पहला काम, पास एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न एट ₹10,000। पहले तो 10,000 की सेल रिटर्न की क्या पास करो? एंट्री। बता दो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट। या सेल सेल अकाउंट को भी डेबिट किया तो चलेगा। सुनो ना, सेल रिटर्न को डेबिट किया तो भी सेल में से क्या होता? माइनस। सेल को भी डेबिट किया तो भी सेम। सेल और करो आप, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कितना बेटा? 10,000। टू किसको? किशोर। कितना? 10,000। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग goods sent on approval were treated as sales, now reversed। जो गुड्स बेचा था अप्रूवल पे उसको ट्रीट किया गया था सेल के तौर पे, अब उस सेल को क्या कर दिया? रिवर्स। तो वैसे तो सेल रिटर्न दिखाना भी गलत है। सेल रिटर्न तो जेन्युइन सेल रिटर्न होते हैं, जो एक्चुअल में माल बिका है उसका क्या होता है? रिटर्न। बेवजह सेल को क्रेडिट कर दिया था तो आपको सेल को ही क्या करना चाहिए? डेबिट। मतलब सेल रिटर्न की एंट्री ना पास करते हुए इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही गलत थी। सेल रिटर्न को डेबिट करना मतलब एंट्री पास करना, और सेल को डेबिट करना मतलब गलती की हुई एंट्री को क्या करना? रेक्टिफाई। तो एक्चुअली एंट्री पास करनी ही नहीं थी। सेल रिटर्न दिखाना भी सही नहीं है, ये सेल को ही क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए, है ना? तो चलो, पास द एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न, या तो रिवर्स द एंट्री फॉर सेल। आप और में लिख लो, ऊपर जगह होगी तो। एक तो सेल की एंट्री क्या करो? रिवर्स करो, या एक एंट्री पास करो, किसकी? सेल रिटर्न की। ज्यादा सही क्या है, सेल की एंट्री को रिवर्स करना कि सेल रिटर्न की एंट्री पास करना? सेल की एंट्री को रिवर्स करना, क्योंकि वो गलती से पास की गई थी। नीचे लिख लो नोट, इंस्टेड ऑफ शोइंग इट एज सेल्स रिटर्न, it is it is advisable to reverse the entry for sale। दोनों का फर्क समझ में आ रहा है क्या तुमको? हेलो, आपके ग्रॉस प्रॉफिट पे, आपके नेट प्रॉफिट पे, आपके बैलेंस शीट पे, किसी भी चीज पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप उसको सेल रिटर्न दिखाओ या सेल को डेबिट करो, ले दे के इफेक्ट क्या होने वाला है? सेम। ट्रेडिंग अकाउंट का भी वैसा का वैसा ही दिखेगा, पीएनएल भी वैसा ही वैसा, और बैलेंस शीट भी वैसी की वैसी। पर सेल रिटर्न दिखाने से सेल को रिवर्स करना ज्यादा योग्य है, क्योंकि सेल रिटर्न वो होता है जो एक्चुअल में सेल हुआ था और बाद में क्या हुआ? रिटर्न। पर सेल को रिवर्स इसलिए करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि सेल को दिखाना चाहिए ही नहीं था। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? लिखो, महेश शुड
कर लो ना खुद ही। शो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹8,000 इन हिज बुक्स। ये बोला सेल की एंट्री 10 की रिवर्स क्यों कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक 8 में क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट कितनी है? 8,000। बोलो फिर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। कितना रुपया रहे? 8,000। हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अब बाकी के सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, कर सकते हो। देखो मैं पढ़ के बता देता, आप अपने अपनी नोट्स खोलो, आप ही बोलोगे हम कर लेते हम कर लेते हम कर लेते। देखो अब अगला क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ ईयर सेल इंक्लूड करता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल एंड लाइंग अनसोल्ड विद कस्टमर, कितने रुपए का? 10,000। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन क्या? कॉस्ट। तो अगर इसकी कॉस्ट 100 थी, कॉस्ट कितनी थी? 100, तो उससे प्रॉफिट कितना था? 125। तो बेचा 25, तो बेचा कितने में? 125 में। तो बेचा अगर 10,000 में, तो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? क्या करोगी इस केस में? दो काम, पहले तो सेल की एंट्री को रिवर्स करो, कितने की? 10 की, और फिर क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ कितने में? 8। 8 कहां से आया? अरे 8 कहां से आया? हाँ, यहां पे लिखेंगे अपन कॉस्ट, यहां लिखेंगे उसका क्या? प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे क्या? सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट कितनी है? 100, तो प्रॉफिट कितना है? 25। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 125। सेलिंग प्राइस कितना है? 10,000। तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? क्या करोगे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125, कितना आएगा? 8। दो काम करने पड़ेंगे, सेल्स रिटर्न दिखाओगे कि सेल्स को रिवर्स करोगे? सेल्स को रिवर्स। कितने से? 10,000। क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे कितने में? 8 में। होमवर्क दे दूं तो कल लिख के लाओ। In above case, if it is stated that good were included in क्या? क्लोजिंग स्टॉक। गुड्स ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक में क्या था? इंक्लूड था, मतलब फिर क्लोजिंग स्टॉक वाला काम करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? सिर्फ सेल को रिवर्स करना है। अरे हाँ की ना। थर्ड, इन अबो इलस्ट्रेशन इफ इट इज स्टेटेड दैट गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बट नॉट एंटर्ड एज सेल एंड रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर, पर सेल दिखाया नहीं था, तो सेल रिटर्न की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या दिखाओ? 8,000 पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ। अरे हाँ की ना। A company sends goods on approval and record it at a sale only after it receive the confirmation from the party or on expiry of a time allowed for approval। तो इनकी प्रैक्टिस सही है कि गलत है? सही है। एट द ईयर एंड गुड्स जिसकी इनवॉइसिंग की थी, मतलब सामने वाले को बेचा था कितने में? 50,000 में, आर लाइंग विद द कस्टमर फॉर 60% ऑफ गुड्स कंफर्मेशन आर रिसीव्ड, या फिर टाइम हो चुका था एक्सपायर एट द एंड बट कुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज क्या? सेल। इसमें से 60% जो माल था, मतलब कितने का? 50,000 का कितना परसेंट? 60,000। 30,000 रुपए के माल का या तो एक्सेप्टेंस आ चुका था या तो क्या हो चुका था? टाइम एक्सपायर, पर उसको हमने सेल के तौर पे रिकॉर्ड किया क्या? नहीं। तो क्या करना चाहिए? रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। क्या रिकॉर्डिंग करोगे? कस्टमर अकाउंट को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। कितना रुपया? 30,000। अरे हाँ कि ना। सेल्स आर मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट ऑन कौन सा वैल्यू? सेल। तो बोलो 30,000 का तो क्या हो गया? सेल। मतलब 20,000 का माल अभी भी सेल हुआ क्या? नहीं। तो अगर इसकी सेलिंग प्राइस 100 है, तो इस पे प्रॉफिट कितना है? 20। तो इसकी कॉस्ट कितनी? अरे 120 कैसे? 80। तो जो माल नहीं बिका उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 20,000। तो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? कितनी होगी? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 80 डिवाइडेड बाय 100, मतलब कितना? 16,000। तो दो काम करने पड़ेंगे, एक सेल दिखाना पड़ेगा कितने का? 30,000 का, और दूसरा काम करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा कितने का? 16 का। कहां से आए 16? 20,000 की कॉस्ट है वो, जो माल भेजा तो है पर बिका नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने बोला था एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओ, एक्चुअली ये टॉपिक ही पूरा आधा घंटे का है, पर एक आधा घंटा अपने को फुर्सत कभी मिला ही नहीं। अगला देखो, ऑन 1/12/22 ए गुड्स सेंट, ये क्या है? ए गुड्स सेंट सम गुड्स, क्या कौन सी भाषा है? ए सेंट्स सम गॉड से बोल रहे हो? अच्छा, ए सेंट सम गुड्स कॉस्टिंग 3,500 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। अच्छा सुनो,
अगर सेलिंग प्राइस कितनी है 100, तो प्रॉफिट कितना है 25, तो कॉस्ट कितनी है 75। शांति रखो। ऑन सेल और रिटर्न बेसिस बी रिटर्न गुड्स जिसकी कॉस्ट कितनी थी 800। अब भेजा भी हमने कॉस्ट पे और वापस भी आया कितने पे कॉस्ट पे। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड द रिमेनिंग गुड्स वेयर अप्रूव्ड बाय हिम, शो द जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन। कर सकते हो? अरे हाँ कि ना? कर ले। अगले पूरा ही होमवर्क है ये, पूरा का पूरा लास्ट क्वेश्चन तक क्या है आपको होमवर्क करके लाओ।